जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी शेरों और शेरनियों का, सभी मित्रों और मित्राणियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। तो कैसे हो सभी साथी? बिल्कुल मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, मजे में होंगे। समय आ चुका है साथियों इतिहास बदलने का। कांस्टेबल के एग्जाम में मात्र 1 महीना रहा है। स्टडी एग्जाम एकेडमी की टीम पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट बिल्कुल टोटल 150% हूबहू आपके पैटर्न पर आधारित। एक पार्ट में आपका राजस्थान जीके, सेकंड पार्ट में महिला बाल अपराध, सी पार्ट में आपका कंप्यूटर, इसके अलावा इंडिया का जीके, साइंस, करंट जीके, सारा यहाँ पर सम्मिलित हूबहू परीक्षा के आधार पर हम प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं। बिल्कुल पीडीएफ फाइल, नोट्स वगैरह पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले हम करेंगे, जैसा कि कांस्टेबल में 45 प्रश्न आते हैं राजस्थान जीके के, जिसमें राजस्थान का करंट जीके भी शामिल रहता है, तो वो 45 प्रश्न हम करेंगे सबसे पहले राजस्थान जीके के। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि उत्तर भटकिवाड़ भाटी की पदवी से किसे सुशोभित किया गया? ए हनुमानगढ़ के शासकों को, बी है जैसलमेर के शासक, सी है भरतपुर के शासक, डी है जालोर के शासक। उत्तर बिल्कुल भड़किवाड़ भाटी। इस नाम से किन्हें पुकारा जाता है? बिल्कुल जैसलमेर के भाटियों को यह पदवी दी गई क्योंकि वे भारत पर उत्तर पश्चिम दिशा से, अरे किस दिशा से गुरुजी? उत्तर पश्चिम दिशा से होने वाले आक्रमणों से देश की रक्षा करते थे। कौन करते थे रे? अरे जैसलमेर के भाटी करते थे। जैसलमेर रियासत के राज चिन्ह के नीचे छत्राला यादवपति और उत्तर भड़किवाड़ भाटी अंकित है। अरे जो इनका राज चिन्ह है उस पर क्या लिखा हुआ है? छत्राला यादवपति और उत्तर भड़किवाड़ भाटी अंकित है। भाटी छत्राला भी कहलाते हैं। बिल्कुल भाटी छत्राला भी इन्हें कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मेरे प्यारे शेरू। जो विद्यार्थी बी बता रहे हैं उनका 1 नंबर यहाँ पर निकल चुका है। सेकंड प्रश्न की ओर रुख करते हैं। गुरुजी मजा आ जाएगा आज की क्लास में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मंदिर चालुक्य राजा वीर धवल के महामंत्री वास्तुपाल व तेजपाल द्वारा निर्मित करवाया गया? कौन सा मंदिर करवाया गया? कौन सा मंदिर गुरुजी? चालुक्य राजा वीर धवल के महामंत्री वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल लुणवसई का जैन मंदिर। जो विद्यार्थी यहाँ पर सेकंड आंसर बता रहे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो साथी लाइव जुड़ चुके हैं, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दें। निम्न में से कौन सा मंदिर राजसमंद जिले में स्थित है? द्वारकाधीश का मंदिर। अरे कौन नहीं जानता द्वारकाधीश का मंदिर राजसमंद में है गुरुजी। अगला है बिल्कुल पिपलाद माता का मंदिर, गढ़बोर का चार भुजा मंदिर या उपरोक्त सभी। बिल्कुल यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। बहुत सारे विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि सर राजस्थान जीके की कंप्यूटर की एक मैराथन क्लास लेकर आओ, 5-6 घंटे में आप पूरा करवा दो। तो आपके लिए जल्दी मैराथन क्लास लेकर आएंगे हम। प्रकाश जी सर लगे हुए इसकी तैयारी में। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भरतपुर की वह महान और श्रेष्ठ रानी जिसने भरतपुर राज्य के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक बार उसे पूर्ण विनाश से बचाया, वो महारानी कौन है? अरे महारानी का नाम आते ही तो आप तुरंत आंसर देते हो। रानी रुक्मणी, रानी किशोरी, रानी चारुमती। चारुमती को कौन नहीं जानता गुरुजी? रानी दयावती। जो विद्यार्थी यहाँ पर आंसर भी दे रहे हैं किशोरी, अरे किशोरी का नाम आते ही यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है आपका। लॉक कर दो गुरुजी, बिल्कुल लॉक कर दिया। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। ये लो, राष्ट्रपति कितनी बार किसी व्यक्ति को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है? 3 बार, 4 बार, 5 बार या डी है कोई सीमा नहीं, उसकी मर्जी हो जितनी बार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे शेरों और शेरनियों? कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए तुरंत झटके के साथ। राष्ट्रपति कितनी ही बार एक व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है? संविधान में इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो जो विद्यार्थी डी बता रहे हैं उन सभी लाडों का राइट आंसर आ चुका है। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कौन है रे? कलराज मिश्र है गुरुजी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण कहां पर स्थापित किया गया? स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। देखो ये दोनों नाम है यहाँ पर, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण आपका कहाँ पर स्थापित किया गया? इसकी स्थापना 1957 में की गई।
कब की गई? 1957 में की गई, बिल्कुल। और इसे 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। कहाँ पर है? वीना, बिल्कुल वीना ऑस्ट्रिया में है। जो विद्यार्थी भी बता रहे हैं राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। राजस्थान में प्रचलित सुरलिया आभूषण किस अंग में पहना जाता है? कौन सा आभूषण है? सुरलिया आभूषण। नाक में, गले में, सिर पर या बाजू? आभूषण का प्रश्न राजस्थान की हर परीक्षा में पूछा जाता है। जितने भी आभूषण है, महिलाओं के हैं चाहे पुरुष के, आप रट लेना उनको, जो मेन है। ये सुरलिया फुरलिया ये तो पूछे जाते हैं। बिल्कुल, सुरलिया कहाँ पर पहना जाता है गुरुजी? गले में, बहुत ही सुंदर लगता है। अरे सुरलिया याद कैसे करें गुरुजी? अरे सुर कहाँ से निकलता है गुरुजी? गले से निकलता है, तो गले में पहना जाता है। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा लाडलू। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार दबाकर लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारा हौसला थोड़ा बुलंद हो सके। नेक्स्ट है कि पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु दानदाताओं के सम्मान की योजना कौन सी है? जनश्री बीमा योजना, अम्बेडकर कल्याण योजना, पूज्य स्वामी विवेकानंद योजना या भामाशाह योजना? करेक्ट आंसर क्या होगा लाडलू? बिल्कुल, जो विद्यार्थी सी बता रहे हैं पूज्य स्वामी विवेकानंद योजना, सी इज आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि गोसुंडी बांध किस नदी पर निर्मित है? बेड़च, गंभीरी, खारी या मोरेल? गोसुंडा बांध किस नदी पर बना हुआ है? गुरुजी बिल्कुल इजी प्रश्न है। बेड़च नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले में गोसुंडा बांध बना हुआ है। किस जिले में? सेरू, चित्तौड़गढ़ में है। जो विद्यार्थी ए बता रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर 1 नंबर आपको मिल चुका है कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। चौहानों की जालोर शाखा के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल, विजयराज, कीर्तिपाल या देवराज? मैं कुछ टाइम देता हूं। विद्यार्थी बोलते हैं कि सर आप समय नहीं देते हो मैं आंसर देने के लिए। बिल्कुल आपको मैं समय दे रहा हूं प्रॉपर। जालोर शाखा सोनगरा चौहानों के नाम से जानी जाती है। कीर्तिपाल के पिता का नाम अल्हण व माता का नाम बिल्कुल अल्हणा देवी था। मुणोत नैणसी ने कीर्तिपाल है इसको बड़ा राजपूत कहकर संबोधित किया है। मुणोत नैणसी द्वारा किसी भी शासक को दी गई यह सबसे बड़ी उपाधि है, तो ये भी आप ध्यान रखना। करेक्ट आंसर बिल्कुल अब तो कीर्तिपाल आ चुका है। कीर्तिपाल कौन सा है? कीर्तिपाल, सी आपका राइट आंसर होगा। इसे बड़ा राजपूत संबोधित किसने किया? इसे बड़ा राजपूत कहा जाता है। ये किसने कहा है गुरुजी? मुणोत नैणसी ने कहा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में महिलाएं सौभाग्य सूचक के प्रतीक स्वरूप किस आभूषण को प्रयोग में लाती है? झुमका, बाली, तगड़ी या बोरला? बिल्कुल, सौभाग्य सूचक के रूप में, अरे यहाँ पर सुहाग का प्रतीक क्या है रे? सौभाग्य सूचक बोरला। क्या है? बोरला। बिल्कुल यहाँ पर डी यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है प्यारे साथियों का। बोरला आभूषण सिर में, बिल्कुल सिर पर है। डी इज आपका करेक्ट आंसर। ये यहाँ पर देखो एक जो आभूषण आपको दे रखा है झुमका, बाली, ये तो आप सभी को पता ही है, बिल्कुल सभी पहनते भी है लड़कियां वगैरह। तो यहाँ पर तगड़ी, ये तगड़ी एक बार एग्जाम में पूछा गया। देखो पीछे जो एग्जाम हुआ था शायद उसमें पूछा गया तगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? कमर में। अरे कमर से क्या लगती है? तगड़ी लगती है। आपका यहाँ पर कमर हो जाएगा, लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न अगला है कि तेलीन का प्रसिद्ध महल कहाँ पर स्थित है? लक्ष्मणगढ़, कुचामन का किला, नागौर दुर्ग या फतेहपुर दुर्ग? तेलीन का प्रसिद्ध महल आपका स्थित है फतेहपुर दुर्ग में। कहां पर है? फतेहपुर दुर्ग। बिल्कुल डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आ चुका है। कांच पर सोने के सूक्ष्म चित्रांकन की कला क्या कहलाती है? मथेरन कला, उस्ता कला, थेवा कला या ब्लू पोट्री? कांच पर सोने के सूक्ष्म यानी छोटे चित्रांकन की जो कला है उसे हम थेवा कला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थेवा कला। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है गुरुजी। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं गुरुजी। राजस्थान क्या है कि किस जिले की कार्यशील जनसंख्या दर सबसे कम है? चूरू, जयपुर, पाली या अलवर? तो किस जिले की है? जयपुर की है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि वानिकी से संबंधित अमृता देवी पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? 1999, 1997, 1994 या 1990? तो अमृता देवी पुरस्कार आपका वानिकी से संबंधित ये शुरू किया गया 1994 में। सी आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा कालबेल या नृत्य युगल नृत्य नहीं है? युगल का मतलब एक साथ किया जाने वाला नृत्य नहीं है। इडोणी, शंकरिया, बागड़िया या पनिहारी, तो कौन सा नृत्य है? तो कालबेल या नृत्य युगल नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो बागड़िया नहीं है। कौन सा नहीं है? बागड़िया। सी इज करेक्ट आंसर। भीलों के द्वारा सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? सोरी, टोटी, चोगा या पोत्या? सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? पोत्या कहलाती है। डी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा नृत्य होली के अवसर पर नहीं किया जाता? गुरुजी होली के अवसर पर कौन सा नृत्य नहीं किया जाता? हमें तो पता ही नहीं। अरे बहुत सारे नृत्य है, जैसे अलवर भरतपुर क्षेत्र का बम नृत्य प्रसिद्ध है। कौन सा बम नृत्य? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। झालावाड़ क्षेत्र का बिंदोरी नृत्य प्रसिद्ध है। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ है। नाथ द्वारा क्षेत्र का डांग नृत्य प्रसिद्ध है। और शेखावाटी क्षेत्र का कच्ची घोड़ी नृत्य है, लेकिन यह नृत्य होली के अवसर पर नहीं किया जाता शेखावाटी में। सी इज आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? सिरोही। और यह कौन सा शासक था सबसे लास्ट में? अरे सबसे अंत में संधि करने वाली रियासत सिरोही थी। और सबसे पहले संधि करने वाली कौन थी? करौली। तो शासक कौन था? बिल्कुल सासमल, लक्ष्मण, शिव सिंह या लुम्बा? तो ये अपने शिवजी थे। कौन थे रे गुरुजी? शिवजी। नेक्स्ट सी आपका राइट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला है कि बीपीएल सरणी के उपभोक्ताओं के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आटा वितरण योजना राज्य के 7 संभागीय मुख्यालयों पर कब से प्रारंभ की गई? आटा वितरण योजना कब प्रारंभ की गई? 8 अगस्त 2008, अक्टूबर 2009 से, जनवरी 2010 से, अप्रैल 2011 से? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अक्टूबर 2009 से। बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध ग्रंथ एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने किया? बिल्कुल हिंदी में अनुवाद किसने किया? फादर कामिल बुलके, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर जयसिंह नीरज या कर्नल जेम्स टॉड? तो ये आपका हिंदी में अनुवाद किया गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। क्या राज्यपाल अपने 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपने पद पर रह सकता है? अरे राज्यपाल का पद समाप्त हो चुका है, 5 साल पूरे हो चुके हैं। 5 साल के बाद भी क्या राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है? हाँ बिल्कुल गुरुजी रह सकता है। नहीं गुरुजी नहीं रह सकता, नहीं रह सकता गुरुजी। अगला क्या है? जब तक नया राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाए तब तक वे पद पर बना रह सकता है। और अगला है कि कार्यकाल समाप्ति के बाद वे 30 दिन तक पद पर रह सकता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या बताओगे? मारो देगा तुक्का मारो, या तुक्के बाजू माइनस में चले जाओगे। राजस्थान पुलिस में 1/4 माइनस मार्किंग होती है, माइनस में चले जाओगे तुक्का मारा तो। सी राइट आंसर होगा। जब तक नया राज्यपाल नियुक्त नहीं कर दिया जाए तब तक वे पद पर बना रह सकता है। सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शरीर से संबंधित अंग व संबंधित आभूषण का कौन सा युग्म यहाँ पर गलत दे रखा है? बिल्कुल गुरुजी बहुत ही प्रश्न अच्छा है, मजा आ गया। इस प्रश्न में 4 प्रश्न हमारे कवर हो जाएंगे। एक तरफ आपको अंग दे रखे हैं शरीर के, दूसरी तरफ आपको आभूषण दे रखे हैं। सिर व मस्तक में मेमंद तावित पहना जाता है। नाक में नथ पहनी जाती है। अरे हाँ नथली नाक में पहनी जाती है। कान में बोरडा, गुरुजी कान में बोरडा थोड़ा बहुत जच्चो को नहीं। गले में मोहरन, मोहरा कट पहरे रहे गले में पहरे। तो यहाँ पर देखो कौन सा गलत है? तो कान में यहाँ पर बोरडा। अरे बोरडा कान में पहने की ना, बोरडा या बोरला। अरे बोरला बोरडा एक ही नाम है। ये सर व मस्तक का आभूषण है, इसे राखड़ी भी कहते हैं। बिल्कुल बी सी आपका करेक्ट आंसर होगा। देश का पहला राज्य कौन सा है जहां पर्यटन पुलिस तैनात की गई? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश? गुरुजी पर्यटन पुलिस भी लगाई गई। बिल्कुल पर्यटकों के लिए पुलिस लगाई गई। कौन सा राज्य है वो? अपना गुरुजी राजस्थान है। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। हाड़ौती के पठार, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ पर पाई जाने वाली मर्दा कौन सी है? लाल, भूरी, कछारी या काली? बिल्कुल इस क्षेत्र में जो मर्दा पाई जाती है वो मर्दा आपकी कौन सी है? बहुत सारे विद्यार्थी राइट आंसर दे रहे हैं।
काली मृदा। कौन सी मृदा रे? काली मृदा। बिल्कुल काली मृदा राइट है। अगला प्रश्न देखें, आत्म सुख क्या है? ये देखो आत्म सुख यानी आत्मा का सुख। अरे आत्मा सुखी कब होती है गुरुजी? बाहर बहुत ज्यादा तेज सर्दी है। अरे बाहर क्या है, बहुत ही तेज सर्दी है और सर्दी में आत्मा बहुत दुखी रहती है। अरे सर्दी में अंदर से बहुत सर्दी लगती है। और आत्मा सुखी कब होती है? अरे जब सर्दी में कुछ ओढ़ने को मिल जाए। क्या मिल जाए? कुछ ओढ़ने को, कंबल अम्बल मिल जाए तो आत्मा सुखी हो जाती है। बिल्कुल चैन मिल जाता है, आराम से नींद आ जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा, तेज सर्दी में पुरुषों के द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र ही आत्म सुख है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है लाडलू, ध्यान रखना, इस प्रश्न को हल्के में मत लेना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा युग्म असंगत है? एक तरफ आपको मेला दे रखा है, दूसरी तरफ आपको स्थान दे रखा है। बेणेश्वर मेला बांसवाड़ा, महावीर जी का मेला करौली, हाथी महोत्सव जयपुर में, चंद्रभागा मेला झालावाड़। गुरुजी बेणेश्वर मेला महावीर जी का मेला करौली में पड़ता है, आ गया समझ में। हाथी महोत्सव जयपुर में प्रसिद्ध है, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में पड़ता है। लेकिन ये बेणेश्वर मेला बांसवाड़ा आपने गलत दे दिया हमें। अरे बेणेश्वर मेला बांसवाड़ा क्या है? गलत है, असंगत है, संगत नहीं है। तो बेणेश्वर मेला कहाँ पड़ता है? अरे साबला डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को लगता है। बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर में लगता है लाडलू। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। बिल्कुल कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है ये लो, गुलिस्ता ग्रंथ का चित्रण किसने किया? बलदेव ने, गुलाम अली ने, दोनों ने या कमल चंद्र ने? गुलिस्ता ग्रंथ का चित्रण किसके द्वारा किया गया? तो ये दोनों के द्वारा किया गया, बलदेव ने और गुलामी अली ने मिलकर किया। सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा आभूषण पैरों की अंगुलियों में पहना जाता है? तकिया, सटका, बिछिया या सभी? पैरों की अंगुलियों में बिल्कुल बिछिया। क्या पहनी जाती है? बिछिया पहनी जाती है। अरे बिछिया कहाँ पहनते हैं? अंगुलियों में पहनते हैं गुरुजी। सी राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा रे, बिल्कुल राइट है। सभी का राइट आ चुका है, बिल्कुल गुड इवनिंग। निम्न में से कौन सा आभूषण स्त्रियों से संबंधित नहीं है? कड़ा, कांकनी, करधनी या छेल कड़ी? गुरुजी देखो आपकी ये चौथी क्लास है, प्रैक्टिस सेट राजस्थान पुलिस का चौथा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी है। यदि नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें, अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है। मजा आ जाएगा, प्रैक्टिस सेट पूरा करोगे ना कांस्टेबल का, हूबहू परीक्षा पैटर्न पर आधारित। कौन सा आभूषण स्त्रियों से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर बताएं देखें। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल छेल कड़ी। क्या है रे? छेल कड़ी। कड़ा, कांकनी, करदनी ये सभी बिल्कुल महिलाएं पहनती है, लेकिन छेल कड़ी डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में पेट्रोलियम क्षेत्र में जैसलमेर जिला एवं अंशतः बीकानेर किस बेसिन में आते हैं? राजस्थान सेल्फ बेसिन, विंध्यन बेसिन, थार बेसिन या इनमें से कोई नहीं? तो ये राजस्थान सेल्फ बेसिन के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान में 4 पेट्रोलियम यहाँ पर क्षेत्र है, राजस्थान सेल्फ बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन एवं विंध्यन बेसिन। तो आपका ये क्षेत्र कहाँ पर आता है? राजस्थान सेल्फ बेसिन में आता है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 इसमें मेन है। निम्न अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से असत्य कथन क्या है? इस प्रश्न में मजा आ जाएगा। देखते हैं कौन यहाँ पर राइट आंसर देता है। कुछ विद्यार्थी 1 नंबर यहाँ पर पीछे लेने वाले हैं इस प्रश्न में, और कुछ विद्यार्थी बिल्कुल। पहला है कि कावड़ एक चलता फिरता देवघर है। बी है कावड़ का मूल उद्देश्य जहाँ भक्तों को भागवत कथा सुनाना, दर्शन कराना है, वहीं कावड़ वाचन दर्शन से प्राप्त दान दक्षिणा द्वारा गौ संवर्धन की भावना भी संबद्ध है। कावड़ का वाचन नट जाति के लोग करते हैं। कावड़ बनाने का कार्य बस्सी गांव में खेरादी जाति के लोग करते हैं। तो कौन सा कथन इसमें गलत है? कावड़ का वाचन नट जाति के लोग करते हैं, क्या ये राइट है? अरे कावड़ का वाचन भाट जाति के लोग करते हैं। आपके गांव में आते होंगे जिनके पास आपकी पूरी की पूरी यहाँ पर पूर्वजों की पूरी बही खाता रहता है, कावड़ का वाचन करते हैं, वो आपके भाट होते हैं। नट नहीं होते रहे, अरे नट नहीं होते। सी आपका राइट आंसर होगा, जो कि गलत दे रखा है। तो राइट क्या होगा इसमें? भाट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर की खाई में किस झील से नहर द्वारा पानी लाया जाता है? लोहागढ़ दुर्ग में मावड़ झील, उदय सागर झील, घेब सागर झील या मोती झील? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या आ चुका है विद्यार्थियों का? मोती झील। मोती झील रूपारेल और बाणगंगा नदियों के संगम पर उनके जल को रोककर बनाई गई है।
झील से दूरक तक पानी सुजानगंगा नहर द्वारा लाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मोती झील हो जाएगा। कौन सी झील है? मोती झील। अगला प्रश्न देखते हैं, ये लो, निम्न में से किसे ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई? महाराजा हणवंत सिंह, शंभू सिंह, उमेद सिंह या माधो सिंह? किसे दी गई रे, बताओ देखें। राइट आंसर आ चुका है यहाँ पर विद्यार्थियों का, महाराणा शंभू सिंह को। किसको? महाराणा शंभू सिंह को। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बैलून महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या चित्तौड़गढ़? बैलून महोत्सव आपका होता है बाड़मेर जिले में। किस जिले में होता है रे? बाड़मेर जिले में। सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखें, वर्ष 1901 से लेकर 2001 में राज्य की जनसंख्या में सर्वाधिक शतकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? धौलपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर? सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले, बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। बिल्कुल भी आपका राइट होगा। कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म यहाँ पर गलत दे रखा है, बताओ देखें। गो सदन, दौसा व कोडमेदेसर बीकानेर, बिल्कुल दौसा और कोडमदेसर बीकानेर। राजस्थान गौशाला पिंजरापोल संघ जयपुर, केंद्रीय अश्व उत्पादन परिसर बीकानेर, बुल यानी बुल मदर फार्म हनुमानगढ़। बुल मदर फार्म यहाँ पर है हनुमानगढ़ में। तो कौन सा युग्म गलत है? देखो, थारपारकर नस्ल हेतु बुल मदर फार्म ये कहाँ पर है? ये चांदनगांव जैसलमेर में है। तो डी आपका राइट हो जाएगा। ये यहाँ पर गलत दे रखा है, बुल मदर फार्म हनुमानगढ़ में नहीं है। कहाँ पर है? जैसलमेर में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण किसने करवाया? रानी फूलकंवर, रानी नयनलता, रानी नातावन, रानी फूललता? बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण, बिल्कुल यहाँ पर डी राइट आंसर आ चुका है, रानी फूललता ने करवाया। फूललता फूल के नाम पर फूल सागर नाम है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? चौथी पंचवर्षीय योजना की। प्रोफेसर राजकृष्ण, अरुण महाजन, अशोक मेहता, डॉक्टर सरकारिया? बिल्कुल अशोक मेहता के द्वारा तैयार की गई थी। और इसकी अवधि क्या है? अरे, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1969 से लेकर 1974 तक। 5 वर्ष की होती है पंचवर्षीय योजना। और करेक्ट आंसर दे चुके हैं बहुत सारे विद्यार्थी, डॉक्टर अशोक मेहता। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ राज्य के निम्न में से किन जिलों में कार्यरत नहीं है? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, बारा डूंगरपुर, डी है कोटा और बाड़मेर? तो ये आपका कोटा और बाड़मेर में नहीं है। कहां पर नहीं है? कोटा और बाड़मेर में। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के कितने जिलों में वन्य जीव अभयारण्य, आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र, मृगवन आदि कुछ भी नहीं है? कितने जिलों में? 7, 8, 9 या 10? बिल्कुल 8 जिलों में नहीं है। बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नागाना बाड़मेर गांव का संबंध किससे है? प्राकृतिक गैस की खोज, स्टील ग्रेड चूने के पत्थर के भंडार, खनिज तेल, पवन ऊर्जा परियोजना? नागाना बाड़मेर गांव का संबंध किससे है? बिल्कुल खनिज तेल से है। सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? पहला है जालोर, डूंगरपुर या प्रतापगढ़। सेकंड है जालोर, सिरोही और प्रतापगढ़। सी है यहाँ पर बांसवाड़ा, सिरोही और जालोर। डी है सिरोही, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। न्यूनतम यानी कम से कम साक्षरता वाले जिले। राइट आंसर यहां पर बी आ चुका है विद्यार्थियों का, जालोर, सिरोही और प्रतापगढ़।
बी राइट हो जाएगा। जालोर की जो साक्षरता है वो कितनी है? 54.9% है। सिरोही की साक्षरता कितनी है? 55.3%, 1% का अंतर है। प्रतापगढ़ की यहाँ पर 56% है, 56.0% प्रतापगढ़ की साक्षरता है। तो सबसे कम साक्षर जिले यही है, जालोर, सिरोही और प्रतापगढ़। अगला देख लो, ये लो, नाहर मगरा था महाराणा उदय सिंह की छतरी, उदयपुर के महाराणाओं का आखेट स्थल, महाराणा अमर सिंह प्रथम द्वारा मारे गए शेर का स्मारक, कपूर बाबा नामक फकीर की छतरी। नाहर मगरा क्या है? अरे उदयपुर के महाराणाओं का आखेट क्षेत्र, आखेट स्थल, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है। जो विद्यार्थी बी बता रहे हैं, उदयपुर के जो महाराणाओं का जो आखेट क्षेत्र था जहाँ पर ये शिकार वगैरह खेलते थे वो यहाँ पर नाहर क्षेत्र था। बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुर्गियों में होने वाले जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? साइंस के प्रश्न आ चुके हैं कुछ, फिर भी देख लो आप। तो मुर्गियों में होने वाले रोग कौन कौन से हैं? बिल्कुल पाउल कोलेरा और पुलेरोम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो राजस्थान जीके के आपके 45 प्रश्न आएंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में, और 45 प्रश्न हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। 45 में से आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं? 35 प्लस तो कम से कम होने ही चाहिए। तो आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगला पार्ट हम लेते हैं महिला बाल अपराध का। बिल्कुल 45 में से कितने राइट हुए हैं, और अगला पार्ट हम लेते हैं महिला बाल अपराध का। आप जुड़े रहे हमारे साथ और इस क्लास को पूरा जरूर देखें। ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका कांस्टेबल एग्जाम का। नेक्स्ट अगली क्लास हम लेंगे बाल अपराध की। सभी साथी जुड़े रहें, 10 प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न है महिला व बाल अपराध का। बाल श्रम प्रतिरोध एवं विनिमय कानून 1986 बना। बाल श्रम कानून कब बना? 1986 में बना। और यहाँ पर पहला दे रखा है गुरुपद स्वामी कमेटी की अनुशंसा पर। बी है रविलास शारदा कमेटी की अनुशंसा पर। सी है यहाँ पर मारगढ़ कमेटी की अनुशंसा पर। डी है जेबी प्रकाश कमेटी की अनुशंसा पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल गुरुपद स्वामी कमेटी की अनुशंसा पर बाल श्रम, यानी बाल श्रम जो किया जाता है 14-15 वर्ष से जो बच्चे हैं उनको कारखानों वगैरह में काम लगाया जाता है, तो उसके लिए कानून बनाया गया 1986 में। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 10 प्रश्न है बिल्कुल बाल अपराध के, 10 में से 10 ही राइट होने चाहिए। ये वो टॉपिक है जो आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलाएगा बिल्कुल फ्री में। सेकंड है कि बाल श्रम का दोषी पाए जाने पर नियोक्ता को 3 साल की सजा का प्रावधान है। बी है कि 5,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान इसमें किया गया है। 3 साल की सजा और 50,000 के जुर्माने का प्रावधान है। 3 साल की सजा या 10,000 का जुर्माना है। यदि बाल श्रम करवाता कोई व्यक्ति पाया जाता है बच्चे से, तो इसमें कितनी सजा है गुरुजी? 3 वर्ष की सजा है और 50,000 का जुर्माना है। ऐसा देखो बहुत सारी हम होटलों वगैरह में देखते हैं, कारखानों वगैरह में। अभी जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, उन पर तो यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है बहुत अच्छे ढंग से। जो रिलायंस है, अडानी है, बड़ी कंपनियों में मैंने देखा है। लेकिन जो यहाँ पर होटल वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर ऐसा काम होता है, बच्चों से यहाँ पर वर्क करवाया जाता है। आपने देखा होगा कि तो यहाँ पर कोप है, गिलास है, धोने का काम करते हैं बच्चे। तो ये गलत है। इसमें जो मालिक है उनको पता ही नहीं रहता कितनी सजा है क्या है, तो उन लोगों को आपको जागरूक करना है कांस्टेबल बनने के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल श्रम कानून 2015 के संबंध में सत्य कथन है, यानी इसमें संशोधन किया गया 1986 वाले में 2015 में। और इसमें सत्य कथन क्या होगा, क्या संशोधन हुआ? ए है यहाँ पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बिल्कुल कार्य में लगाना यहाँ पर अपराध है, पुश्तैनी कार्य में लगाना। बी है माता पिता द्वारा बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाने पर 10,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। यदि माता पिता भी ऐसी परमिशन यदि भेजते हैं तो वो जो काम करवा रहा है वो तो दोषी होगा ही होगा, उसके माता पिता भी उसमें क्या है, दोषी हैं। खतरनाक उद्योगों में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे कार्य कर सकते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 2015 के संबंध में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो विद्यार्थी बी बता रहे माता पिता द्वारा बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना होगा, तो बी आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है। इसके लिए दिवस भी मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, 26 अप्रैल को, 13 मई को या 12 जून को। तो वह विश्व बाल श्रम निरोध दिवस आपका मनाया जाता है 12 जून को। यदि आपने आंसर डी चुना है तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का पहला पोक्सो कोर्ट कहाँ पर स्थापित किया गया? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, डूंगरपुर।
राजस्थान का पहला पोक्सो कोर्ट आपका जयपुर में स्थापित किया गया। कहाँ पर? जयपुर में। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि घरेलू हिस्सा अधिनियम के तहत गुजारे भत्ते की राशि को निर्धारित करते समय निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार करना आवश्यक है? एक नंबर है दंपति के सामाजिक स्तर का, बी है यहाँ पर पत्नी की उचित आवश्यकताओं के लिए, सी है पत्नी की आय का, और डी है उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि घरेलू हिस्सा अधिनियम के अंतर्गत धन राहत राशि की गणना करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? घरेलू हिस्सा की बात आई है यहाँ पर। तो एक नंबर है कि अधिनियम के अनुच्छेद 20 में धन राहत राशि का उल्लेख दिया गया है। सेकंड है दी जाने वाली राशि पीड़िता के पूर्व जीवन स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। सी है यहाँ पर धन राहत राशि का निर्धारण करते समय न्यायालय गुजारे भत्ते के लिए निर्धारित मानकों का पालन करें। डी है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका डी, बिल्कुल उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी कौन बता रहे हैं? बिल्कुल सभी का राइट है जो विद्यार्थी डी बता रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। घरेलू हिस्सा संरक्षण अधिनियम 2005 में कितने अध्याय और धारा है? 5 अध्याय और 30 धारा, 5 अध्याय 37 धारा, 4 अध्याय और 37 धारा, 4 अध्याय और 30 धाराएं। घरेलू हिस्सा संरक्षण अधिनियम 2005 में अध्याय कितने हैं और धारा कितनी है? गुरुजी 5 इसमें अध्याय है और 37 इसमें धारा है। बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है मानसिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, शारीरिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार या उपयुक्त सभी। तो घरेलू हिंसा होती है यानी घर में जो महिला के साथ जो हिंसा होती है उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है वो मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से भी हो सकता है। अरे मानसिक रूप से महिला को पीड़ित किया जाता है, शारीरिक रूप से यानी उसकी मार पिटाई वगैरह करना, मौखिक दुर्व्यवहार भी हो सकता है, और डी उपयुक्त सभी। बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का इस महिला बाल अपराध की क्लास का अंतिम 10वां प्रश्न, क्योंकि 10 प्रश्न आएंगे कॉन्स्टेबल में, और कितने आपके 10 में से राइट हुए वो भी आप कमेंट करके बताएं। अलग अलग यहाँ पर नोटबुक और पेन लेकर बैठे हैं कि किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक में आपके कम नंबर आने यानी कमजोर टॉपिक है उस पर आपको ध्यान देना है। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ कौन उत्पीड़न अधिनियम, यौन उत्पीड़न, कौन नहीं है, यौन अधिनियम 2013 कब लागू किया गया? तो यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 को कब लागू हुआ? 9 नवंबर 2013, 9 सितंबर 2013, 9 दिसंबर 2013, 9 अक्टूबर 2013। बिल्कुल 9 सितंबर 2013 बी आपका राइट आंसर होगा। जो विद्यार्थी बी बता रहे हैं सभी का राइट है। तो महिला बाल अपराध के हमने ये प्रश्न निकाल लिए हैं। कितने निकाले रहे गुरुजी? 10 प्रश्न निकाल लिया। बिल्कुल अगला टॉपिक अपना लेते हैं इंडिया जीके। तो इस पार्ट में हम बात करेंगे इंडिया जीके, साथ में इंडिया का करंट जीके और साइंस के प्रश्न उतरेगी, क्योंकि आपका भाग यहाँ पर बे जो आएगा उसमें यही आपको सामग्री मिलेगी। पहला प्रश्न है इंडिया जीके लेते हैं। बिल्कुल द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? गंग, काकतीय, होयसल या कदम? तो द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? करेक्ट आंसर देखे कौन किसका आता है सबसे पहले। यहां बात करें इसकी राइट आंसर की तो सी हो जाएगा होयसल। ये क्या है? होयसल राज्य की राजधानी। द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? इसका वर्तमान नाम आपको मिलेगा, क्या मिलेगा रे? सी बिल्कुल जो बता रहे हैं राइट है। इसका वर्तमान नाम मिलेगा हेलबिड, जो कि कर्नाटक के हासन जिले में है। ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। बिल्कुल। जबकि इसमें वनवासी कदम की राजधानी थी, वे तलकांड या कुलाल गंगू की राजधानी थी। कांगती वंश का संस्थापक कौन था? भीमा प्रथम था, जिसने हैदराबाद में राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी थी अमुकोंड। तो आपको ये सारा पता चल गया होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। अगला है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है? पीतलखोरा में, बी है जुन्नार में, सी है कारले में और डी है बेडसा में। करेक्ट आंसर बताएं। देखें यहां पर बात करें हीनयान की, तो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कारले यानी लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित है। अरे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कारले में। कहाँ पर है? कारले। कारले कहाँ पर है? एमएच, महाराष्ट्र में। ध्यान रखना कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? महाभारत मूल रूप से किस रूप में जानी जाती थी?
करेक्ट आंसर बताएं देंगे। यहाँ बात करें महाराष्ट्र महाभारत की, तो महाभारत की रचना वेदव्यास के द्वारा की गई। इसमें केवल 8,800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। बाद में ये बढ़कर इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 कर दी गई और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सत्य शास्त्रीय संहिता यानी महाभारत कहा जाने लगा। जब इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई तो इसे महाभारत, बहुत ही बड़ा भारत के नाम से जाना गया। पहले इसे भारत कहते थे, भारत के नाम से प्रसिद्ध हुई जब इसमें संख्या 24,000 हो गई श्लोकों की। बाद में जैसे श्लोक बढ़कर 1,00,000 हो गए तो इसका नाम हो गया महाभारत। ये इसमें बिल्कुल, और ये कितने पर्वों में विभक्त है? तो 18 पर्व है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी हो जाएगा, जय संहिता। जय संहिता बिल्कुल डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणु को पराजित किया? ध्यान रखना, किसने पराजित किया? स्कंदगुप्त ने हुणु को पराजित किया। किस अभिलेख से हमें पता चलता है? बिल्कुल, जो विद्यार्थी यहां पर बता रहे हैं, हुणु का पहला भारतीय आक्रमण हुआ था वो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हुणु को स्कंदगुप्त ने बुरी तरह परास्त किया। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा भीतरी स्तंभ लेख। इस लेख में मिलता है भीतरी स्तंभ लेख में पुष्यमित्र एवं हुणु के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का इसमें पूरा हमें वर्णन मिलता है। ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसे सांझा ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी? सांझा ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसको दी? मुगल था ये, दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब या मुराद? बिल्कुल किसको दी गई? दारा शिकोह को दी गई। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बात करें हम सांझा की, तो सांझा के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने किया। दारा शिकोह ने सिर अकबर नाम से किया था। ध्यान रखना, जो उपनिषद है उनका फारसी में अनुवाद किया था किसने किया? दारा शिकोह ने किया था, सिर ए अकबर के नाम से। इसके अंतर्गत 52 उपनिषदों का अनुवाद किया हुआ। कितने इसमें उपनिषद थे? 52, 52। दारा को उसकी सहिष्णुता उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर की संख्या दी। अरे दारा शिकोह को ही लघु अकबर भी कहा जाता है। सांझा के द्वारा ही दारा शिकोह को शाह बुलंद की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लास लंबी ना हो बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट किस वायरस के काल में पारित हुआ? कौन सा वायसराय था जिस समय रोलेट एक्ट को पारित किया गया? यहाँ पर देखो, बात करें हम इसकी, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसके द्वारा 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय रहे। बिल्कुल, चेम्सफोर्ड वायसराय कब रहे? 1916 से लेकर 1921 तक। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ। कब हुआ था? 1919 में। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला देखें, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ। कब प्रभावी हुआ? बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, 18 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद के द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि को निश्चित किया गया कि भारत और पाकिस्तान क्या होगा? अलग होगा। अगला है कि फूट डालो और राज करो की रणनीति किसने अपनाई? किसने अपनाई रहे? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मिंटो, डलहौजी या वेलेस्ली? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? इसका राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। फूट डालो राज करो की नीति का जिम्मेदार सामान्य तौर पर लॉर्ड कर्जन को माना जाता है, मगर लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी के अनुसार लॉर्ड मिंटो को फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाने वाला भी बताया गया है। यह भी ध्यान रखना। बिल्कुल, इसकी रणनीति अपनाई किसने? कहा जाता है कि लॉर्ड कर्जन ने अपनाई, मगर लोक सेवा आयोग के द्वारा इसकी जो उत्तर कुंजी है इसमें लॉर्ड मिंटो को बताया गया है
कि मिनटों को क्या बताया गया कि फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाने वाला इसको बताया गया, ये भी ध्यान रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश वस्तु के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया 1899, 1901, 1903 या 1905। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1905 में, बिल्कुल 1905 में। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। किसने? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया 1905 में, जिसका परिणाम यह हुआ कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और इसकी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ था 1905 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन उन राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक या लाला लाजपत राय? इसमें देखो बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, विपिन चंद्र पाल थे, अरविंद घोष थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। 1906 में भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल में ये शामिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं। गद्दर पार्टी का मुख्यालय कहां पर था? गद्दर पार्टी का मुख्यालय कहां पर था? 1913 ईस्वी में। कब? 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भागना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक एक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था ने गद्दर नामक एक अखबार निकाला। इस अखबार को, जिसे इस संस्था का नाम भी गद्दर पार्टी रख दिया गया। पहले ये अखबार था, अखबार के नाम पर इस पार्टी का नाम रख दिया गया और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को, बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका। बिल्कुल, ये जो विद्यार्थी बता रहे हैं इसका सभी का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अम्बेडकर? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? यहां पर बात करें संविधान सभा की तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी इसका अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोधी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना। तो राइट आंसर ए हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न ताप में, निम्न आर्द्रता, उच्च वाष्पन या अति उच्च ताप से? शुष्कता दशा का जन्म निम्न आर्द्रता के कारण होता है। किसके कारण होता है रे? निम्न आर्द्रता के कारण। तो बी आपका राइट आंसर होगा। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं और आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। गुरुजी अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा या तापी? गुरुजी तापी का ठहर है आ सूरत में। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? बिल्कुल महानदी बनाती है। कौन बनाती है रे? महानदी। महानदी कितनी लंबी है? गुरुजी 858 किलोमीटर लंबी है, बहुत लंबी है रे। 858 किलोमीटर लंबी है। इसका जल का प्रवाह बहुत ही यहाँ पर तेज है, बहुत ही काफ़ी दूरी में है। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा से निकलती है। कहाँ से निकलती है रे? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से। और कहाँ तक जाती है? पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर होती हुई कटक उड़ीसा के निकट बहुत बड़ा ये डेल्टा बनाती है। कहाँ पर बनाती है रे? उड़ीसा के निकट। नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका या अफ्रीका? क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रमुख महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। गुरुजी प्रश्न में दूसरा पूछा गया है, अब क्या करें? कुछ नहीं करना रे, सीधा आंसर लगाना है। बिल्कुल अफ्रीका है। कौन सा है? अफ्रीका। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड यदि आपका अफ्रीका है तो तीसरे नंबर पर आपका है उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 पर दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? 7, 8, 9 या 10? भारत के देखो 9 राज्य है
जो समुद्र तट पर है। कितने राज्य है गुरुजी? 9 राज्य। कौन कौन से हैं? एक तो आपका गुजरात हो गया इधर, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और इधर आपका हो गया सबसे लास्ट में पश्चिम बंगाल। तो ये टोटल 9 राज्य है। भारत में सर्वाधिक लंबी यदि समुद्र तटीय सीमा की बात करें तो सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे लंबी किसकी है? समुद्र सीमा गुजरात की है। बिल्कुल। इसकी कितनी है? 1600 किलोमीटर है गुरुजी। कितनी है? 1600 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है। तो बासमती चावल भारत की सबसे लंबे चावल की एक सबसे अच्छी यहाँ पर किस्म है। सबसे लंबे चावल यही होते हैं, बासमती। बिल्कुल, आंसर क्या हो जाएगा? और भारत यहाँ पर देखें तो चावल की किस्म का एक विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 15 से 20 किलोग्राम हेक्टर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि सारगासो समुद्र की विशेषता क्या है? अति ठंडा पानी, गर्म पानी, अत्यधिक लवणीय पानी या विशिष्ट समुद्र वनस्पति। महासागरों में जब गर्म और ठंडी जल धाराएं चलती है तो जहां एक दूसरे का मिलाप होता है गर्म और ठंडी हवाओं का, वहां क्या होता है? बिल्कुल प्लांटक या नामक समुद्री वनस्पति पाई जाती है और उस स्थान को मत्स्य या मछली का उत्पादन केंद्र भी माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट समुद्र वनस्पति। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर ठंडी और गर्म हवाएं आपस में आकर मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? सबसे ज्यादा नारियल किस राज्य में होते हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो बिल्कुल ये तो आता ही है क्योंकि हम यहाँ पर जा चुके हैं। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा नारियल के पेड़ आपको यहीं देखने को मिलेंगे। सी राइट आंसर है। बिल्कुल, जो 2015 और 16 के आंकड़े हैं उनके अनुसार सर्वाधिक यानी नारियलों के सबसे ज्यादा तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि वर्ष 2023 तक भारत प्रौद्योगिकी उद्योग में कितने रोजगार अवसर उपलब्ध होने की संभावना है? 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन या 2.5 मिलियन। बिल्कुल यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, 3 मिलियन। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या कितनी है? बिल्कुल 31.2% नगरीय जनसंख्या है। ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है गुरुजी? ग्रामीण जनसंख्या है 68.8%। 68% ग्रामीण जनसंख्या है, 31% आपकी शहरी जनसंख्या है। बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। बिल्कुल। और सर्वाधिक यदि नगरीय जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है आपका दिल्ली में। कहां पर रह रहा है गुरुजी? दिल्ली में है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वर्दी का दशक कहलाने योग्य है? कौन सा दशक है जो बिल्कुल रोजगार विहीन है गुरुजी? गुरुजी ये कैसा प्रश्न है? मजा आ गया इस प्रश्न में तो। अरे बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो 2005 से लेकर 2015 का जो दशक है कौन सा है गुरुजी? हमारे पास पड़ोसी है। बिल्कुल 2015 वाला यही है, 2005 से 15 वाला। इसमें भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वर्दी का दशक, बिल्कुल सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार यही हुए थे। रोजगार विहीन, जिनके पास कोई रोजगार नहीं था। नेक्स्ट अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। वह कौन सा अनुच्छेद है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बिल्कुल यहां पर अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं बिना देरी किए हुए। यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों यदि त्यागपत्र दे दे, कौन रहे पूनम चंद? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर क्या होगा रे?
बिल्कुल, कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। डी आपका राइट होगा। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? गुरुजी अनुच्छेद 65 के अनुसार। नेक्स्ट अगला देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया गया यूएसए के संविधान से। अरे मौलिक अधिकारों को कहां से लिया गया? यूएस के संविधान से, आयरलैंड का संविधान, कनाडा या सोवियत संघ का संविधान? बिल्कुल, यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर कौन सा है? बिल्कुल, विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी या संपदा कर? करेक्ट आंसर बताएं। देखें, जो विद्यार्थी डी बता रहे हैं संपदा कर, उन सभी का राइट है। यहां पर हम बात करते हैं आयकर, निगम कर, व्यय कर, संपदा कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, ब्याज कर, उपहार कर आदि सभी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। यदि प्रत्यक्ष कर में यहाँ पर तो आपको देखो संपदा कर दिया है। इसमें देखो कौन कौन से कर सम्मिलित है प्रत्यक्ष कर में। तो इसमें देखो जो आयकर होता है, निगम कर होता है, व्यय कर होता है, ये सारे जितने भी ये ब्याज कर है, ये सभी इसमें शामिल रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता? क्या गजब का प्रश्न है। नागालैंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब और असम? बिल्कुल बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर राज्य के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता। जम्मू कश्मीर सरकार का अपना संविधान है, लेकिन अब ध्यान रखना, अब इसको क्या बना दिया गया है? बिल्कुल, अब इसको क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब यहाँ पर इसमें ये चीज़ लागू होती, बिल्कुल अब ये लागू होगी रहे। अब ये प्रश्न रिजेक्ट हो चुका है। अगला देखें। लाल शाही बनाई जाती है, साइंस का प्रश्न है गुरुजी। बिल्कुल साइंस का मान लो। फिनोल से, एनिलीन से, कांगोरेट से या योसिन से लाल शाही बनाई जाती है? शाही एक द्रव्य होता है जिसमें बहुत से रंजक होते हैं। लाल लाल जो आपकी रेड जो स्याही बनाई जाती है वो इयोसिन से बनाई जाती है। बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इयोसिन राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की प्रथम चरण में राजस्थान में कितने संभागीय जिला मुख्यालयों को चुना गया? 5, 6, 7 या 8? तो राजस्थान के कितने जिला मुख्यालयों को चुना गया? बिल्कुल 7 को चुना गया। सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ? अरे फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक पदार्थ यूज में लिया जाता है? सोडियम, बिल्कुल थायोसल्फेट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न देखो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों। फोटोग्राफी वाला कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसका उपयोग और किस में होता है? इसका उपयोग सोने व चांदी के निष्कर्षण में भी किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रश्न क्या है? हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा? तो जो विद्यार्थी सी बता रहे हैं एचडीएफसी बैंक, उन सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखें। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसके लिए वृद्धजन पोषण मिशन की शुरुआत की गई है। ए आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। यह प्रश्न करण जी की का है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो बोलते हैं ना हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं कहीं ना कहीं, तो वो इसका आंसर बताएं। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच राजस्थान सरकार ने 19 अप्रैल से 3 मई 2021 तक जो कर्फ्यू लगाया उसे क्या नाम दिया गया? क्या प्रश्न है गुरुजी, मजा आ गया, मजा आ गया रे। 19 अप्रैल से 3 मई 2021 के बीच में जो कर्फ्यू लगाया गया उसको क्या नाम दिया गया? बताओ देखें। अरे जन सजगता पखवाड़ा। अरे पखवाड़ा याद करो उस पखवाड़े को। अरे जनता को जागरूक करने का ये पखवाड़ा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई विद्यार्थी बता रहे हैं
कोरोना लॉकडाउन नाम दिया गया, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट अगला देखें, किस देश के सहयोग से राजस्थान में डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? किस देश के सहयोग से किया जाएगा? अमेरिका, डेनमार्क, कनाडा या न्यूजीलैंड? बिल्कुल डेनमार्क यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा गुरुजी? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान के लोकायुक्त किसे बनाया गया है? प्रताप कृष्ण लोहरा, रविंद्र सिन्हा, अमर सिंह या प्रेम कुमार? तो प्रताप कृष्ण लोहरा ए आपका राइट आंसर है। यहाँ पर देखो हमने कर लिए हैं बी पार्ट के, अगले इस पार्ट के 35% जैसे जैसे एग्जाम पैटर्न के आधार पर किए हैं। अगला अपना पार्ट होगा वो लास्ट पार्ट है अपना कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर के 30% आएंगे कांस्टेबल में। तो इन प्रश्नों को हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे और अच्छे ढंग से देखते हैं आपके कितने % राइट होते हैं। चुका है, आ जाइए मेरे सभी कंप्यूटर के विद्वानों। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? अरे हार्डवेयर कौन सा है, सॉफ्टवेयर कौन सा है, इनपुट आउटपुट, ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस या जावा? कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रिंटर, माउस, प्रोसेसर चिप, अरे जावा भाषा है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जावा कोई हार्डवेयर नहीं है रे। जो विद्यार्थी डी बता रहे हैं आई होप आप सभी ने राइट आंसर दिया है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी तक बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो इसको आप ज्वाइन कर लेना, बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर मिलती रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर से संबंधित है? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी? तो कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। किस पीढ़ी से है? तीसरी पीढ़ी। गुरु डी यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जा सकता है? ए है माइक्रोफोन, बी है बारकोड रीडर, सी है डिजिटाइजर और डी है ग्राफिक प्लॉटर? तो राइट आंसर हो जाएगा डिजिटाइजर। जो विद्यार्थी सी बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्या है? एक अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट होती है, कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर होता है, हार्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या कंप्यूटर हार्डवेयर है? बिल्कुल हार्डवेयर है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, अब हम देखें क्या करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में मैं डेली के आपको 10 से 20% डेली यहाँ पर क्विज स्टार्ट कर रहे हैं टेलीग्राम अपने ग्रुप में, क्योंकि विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर हमारा कंप्यूटर कमजोर है। तो हम टेलीग्राम में डेली के मैं 20% डालूंगा क्विज, जिसमें आप खुद वहाँ पर आंसर दे पाओगे और तुरंत आपको पता चल जाएगा आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज विस्टा, लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एप्पल का मैक ओएस? देखो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट, इनमें से कौन सी स्क्रिप्टिंग भाषा है? पास्कल, पर्ल, x86? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल पर्ल, बी यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर, OSI मॉडल के स्तर में एक हो सकता है जो दो संजाल खंडों के बीच संजाल आवागमन यानी नेटवर्क ट्रैफिक को योजित तथा निष्पादित करता है। कौन करता है? तो ये काम जो करता है इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा लिंक। पहली खाली स्थान में क्या आएगा? पहला जो रिक्त स्थान है इसमें आएगा डेटा लिंक, यानी OSI मॉडल के डेटा लिंक। और स्तर में एक ब्रिज हो सकता है, क्या हो सकता है? ब्रिज हो सकता है। तो राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राउज़र प्रयोग किया जाता है तकनीकी लोगों के लिए, गैर तकनीक लोगों के लिए, ऐसे लोग जिन्हें कमांड याद रखने की ज़रूरत है, या साक्षर लोगों के लिए? ब्राउज़र प्रयोग किया जाता है तकनीकी लोगों के लिए, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो विद्यार्थी ए बता रहे हैं आई होप सभी का राइट आंसर आ रहा है। अगला है कि विंडोज एप्लीकेशन के संबंध में OLE का पूर्ण रूप क्या है? गुरुजी पूरा नाम पूछा गया है OLE का, आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इमेजिंग। यहाँ पर जो विद्यार्थी बी बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन खंड विच्छेद का प्रकार नहीं है?
ओल्ड पेज, बिल्कुल ओड पेज, नेक्स्ट पेज, कॉलम, इवन पेज। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉलम। जो विद्यार्थी सी बता रहे हैं उनका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट अगला देखें। अगला प्रश्न है कि अर्ध द्विस्तर दर्शाता है कि सूचना इसमें संचारित होती है उभय दिशा में एक ही समय में, उभय दिशा में परंतु एक ही समय में नहीं। सी है उपरोक्त उभय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अर्ध द्विस्तर दर्शाता है कि सूचना इसमें संचारित होती है उभय दिशा में परंतु एक ही समय में नहीं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वैद्युतिक डाक यानी ईमेल में निम्नलिखित में से कौन सा क्रमाचार संदेशों के लिए वैध होती है? आईपीसी, एसएमटीपी, एचटीटीपी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल एसएमटीपी। जो विद्यार्थी बी बता रहे हैं ईमेल के लिए क्या हो जाएगी? एसएमटीपी। बिल्कुल बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं बहुत सारे, यहाँ पर एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें साथियों, जितने भी साथी यहाँ पर लाइव जुड़ चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैं पूरा डिटेल से नहीं बता रहा हूं ताकि आपके समय की थोड़ी बचत हो सके, ये क्लास जल्दी से हो सके, क्योंकि अपना ये टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रैक्टिस सेट है। टीसीपी, आईटीपी, टीसीपी और आईपी कर्मचार कौन से प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया? बेल, दर्प, एटीटी या हाईएस? तो टीसीपी और आईपी किसके द्वारा विकसित किया गया? बिल्कुल दर्प, भी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्न में से क्या एक संबंधपरक संकारक है? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, किस सारणी यानी श्रम के तत्व तक उपागम इसके द्वारा है? किस सारणी के तत्वों तक उपागम इसके द्वारा अनुक्रमणिक संख्या क्या हो जाएगा? अनुक्रमणिका संख्या। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया का उपयोग कुंजी पटल यानी कीबोर्ड से एकल अक्षर प्रविष्ट हेतु किया जाता है? गेच, गेचर, गेचे या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल गेचर आपका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखें। दूरतिका स्मृति है रैम। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? दूरतिका स्मृति है बिल्कुल दूरतम रैम। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि छद्मकूट इस हेतु व्यत होता है? छद्मकूट किसके लिए व्यत होता है? बिल्कुल कर्मादेश चरण लिखने हेतु। किसके लिए? कर्मादेश चरण लिखने हेतु। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। रैम के प्रकार कौन कौन से हैं? रैम के प्रकार डीडीआर, DDR3, DDR1 या उपयोग सभी। तो बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि सीपीयू बना होता है एएलयू प्लस सीयू से। एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, रोम या एएलयू, रैम रोम या इनमें से कोई नहीं। सीपीयू किसे मिलकर बना होता है? एएलयू और सीयू से। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। जो विद्यार्थी ए बता रहे हैं सभी का राइट है। बिल्कुल 10% और रहे हैं, थोड़ा इंतज़ार और करें, क्लास समाप्त होने वाली है। अगला है कि आईपी ठिकाना इथरनेट राउटर्स इस क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है? बिल्कुल संगणक स्कुरण। संगणक, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक ही बोला जाता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट नेट है एक मुक्त स्रोत, एक बद्ध स्रोत, एक विचरक या उपयोग सभी? माइक्रोसॉफ्ट नेट क्या है? एक बुद्ध, बिल्कुल बद्ध यहाँ पर स्रोत है। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इंटरनेट का उपयोग अधिकतर होता है नेट बैंकिंग में या ई वाणिज्य यानी ई कॉमर्स में, ऑनलाइन शॉपिंग करने में या इनमें से कोई नहीं। गुरुजी इंटरनेट का सबसे ज़्यादा उपयोग किसमें होता है? इन तीनों में से। बिल्कुल ई कॉमर्स, ई वाणिज्य में होता है। किसमें होता है? ई कॉमर्स में होता है। बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। C++ कर्मादेशन भाषा अत्यंत लोकप्रिय या प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें इसमें क्या होता है जिसकी कारण से ये भाषा बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोकप्रिय है? तो इसमें बिल्कुल वस्तुनिष्ठ, यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 अरब बाइट
इसके समान है? किलोबाइट के, गीगाबाइट के, बाइट के या बिट के? 1 अरब बाइट आपकी गीगाबाइट के समान है। बी इज आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ चुका है, शब्द प्रक्रिया यानी वर्ड प्रोसेसिंग एवं विस्तार पृष्ठ यानी स्प्रेडशीट निम्नलिखित में से कौन से तंत्रांश के उदाहरण है? तो ये सभी किसके उदाहरण है? जो विद्यार्थी यहाँ पर बता रहे हैं अनुप्रयोग तंत्रांश, बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संगणक तंत्र का मस्तिष्क किसे कहते हैं? संगणक आपका कंप्यूटर का हिंदी में नाम है। रैम, एएलयू, तार्किक इकाई या सीपीयू? तो इसका जो मस्तिष्क कहा जाता है वो सीपीयू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। कंप्यूटर का दिमाग या इसका मस्तिष्क इसे बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि उन प्रक्रियाओं को अनुमति प्रदान करने की रणनीति जो तार्किक रूप से रन करने योग्य है लेकिन अस्थायी रूप से निलंबित होती है कहलाती है? तो ये क्रिया क्या कहलाती है? बिल्कुल रिक्त पूर्व अनुसूचन। जो विद्यार्थी ए बता रहे हैं सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक कंप्यूटर से इंटरनेट के द्वारा आपके कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर की प्रक्रिया कहलाती है। इंटरनेट के द्वारा हम फाइल मान लो कंप्यूटर में जो ट्रांसफर करते हैं, भेजते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपलोडिंग, फॉरवर्डिंग, एफटीपी या डाउनलोडिंग? बिल्कुल फाइल को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये प्रश्न आपके लिए है, बताएं देखें। कल की क्लास में जो विद्यार्थी सबसे पहले आंसर देगा उसका मैं नाम अनाउंस करूंगा कि इसका राइट आंसर देखें कौन देता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। एमएस वर्ड में ये सत्यापित करने के लिए कि नोट टेक्स्ट पेज पर उचित रूप से रखा गया है, व्यू में करें या डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट प्रीव्यू में डिस्प्ले करें? नॉर्मल, प्रिंट लेआउट या पेज एडिट? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल प्रिंट लेआउट। जो विद्यार्थी बी बता रहे हैं उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास में कंप्यूटर के भी 30 प्रश्न हो गए। रीजनिंग को छोड़कर हमने राजस्थान पुलिस का पूरा प्रैक्टिस सेट सोल्व किया 120 प्रश्नों का। 120 में से आपका कितना स्कोर रहा है? जो विद्यार्थी 90 यानी 80 या 90 प्लस रहे हैं वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा उनका स्कोर रहा है। बताएं देखे कमेंट करके। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, शुभ रात्रि।